कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। खान सर ने कहा था कि 10 महीने के बच्चे का डायपर लीक नहीं होता, लेकिन एनटीए का पेपर लीक हो जाता है। 2 साल पहले अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अपनी सो कॉल्ड सीक्रेसी की दीवार छोड़कर बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को पूरी मदद दी होती, तो शायद आज देश को दोबारा नीट यूजी पेपर लीक जैसे बड़े घोटालों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर 2024 में हुई जांच को आखिर तक सही तरीके से जाने दिया जाता, अगर सिस्टम के बड़े लोग सच सामने आने देते, अगर जांच एजेंसियों पर दबाव नहीं होता, तो शायद 2026 में फिर वही खेल नहीं दोहराया जाता। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जांच आधे रास्ते में रोक दी गई, केस सीबीआई को सौंप दिया गया और धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ गया। अब सवाल ये है कि आखिर किसे बचाया गया और आखिर क्यों बचाया गया, ये सब आपको बताएंगे आज के हम अपनी स्पेशल स्टोरी में। पटना से खुला पेपर लीक रैकेट। कौन था पेपर लीक का मास्टरमाइंड? कहानी शुरू होती है 5 मई 2024 से। पूरे देश में नीट यूजी की परीक्षा चल रही थी। लाखों छात्र अपने भविष्य के लिए परीक्षा केंद्रों पर बैठे हुए थे। इसी बीच पटना से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। पटना पुलिस को सूचना मिली कि झारखंड नंबर की एक डस्टर कार संदिग्ध तरीके से परीक्षा केंद्रों के आसपास घूम रही है। पुलिस अलर्ट हुई और बेली रोड पर एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी के अंदर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, अखिलेश कुमार और बिट्टू कुमार बैठे हुए थे। सिकंदर दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर था। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो वहां से 4 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए। शुरुआत में मामला सामान्य लग रहा था, लेकिन पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे पूरा राज खुलने लगा। सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि नीट यूजी की परीक्षा में पहले से ही सेटिंग की गई थी। इसमें संजीव सिंह, रॉकी सिंह, नीतीश और अमित आनंद नाम के लोगों की भूमिका सामने आई। पुलिस को बताया गया कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी 4 मई की रात को पटना के रामकृष्णा नगर थाने इलाके के खेमनीचक स्थित लर्न बॉयज हॉस्टल एंड लर्न प्ले स्कूल में करीब 35 परीक्षार्थियों को रखा गया था। वहां उन सभी को रात भर रुकवाया गया और उन्हें वही सवाल और जवाब रटाए गए जो अगले दिन परीक्षा में आने थे। इसके बाद पटना पुलिस ने लर्न बॉयज हॉस्टल एंड लर्न प्ले स्कूल पर छापा मारा। वहां जो मिला उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। पुलिस को जले हुए क्वेश्चन पेपर के टुकड़े मिले, कई पोस्ट डेटेड चेक्स मिले, एडमिट कार्ड्स मिले और वहां मौजूद आयुष नाम के कैंडिडेट को गिरफ्तार भी किया गया। पटना के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज हुई। अब तक साफ हो चुका था कि कोई छोटी मोटी चीटिंग नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक रैकेट था। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट यानी ईओयू की एंट्री हुई। 10 मई 2024 को ईओयू ने इस केस को अपने हाथ में लिया। उस समय ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान थे। उन्होंने मामले की जांच के लिए एसपी की अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई। इसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह से बदल गई। ईओयू ने जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु को रिमांड पर लिया। उसके मोबाइल की जांच हुई तो पूरा कनेक्शन झारखंड से जुड़ता दिखाई दिया। जांच में पता चला कि परीक्षा से पहले जिस मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर और आंसर्स का पीडीएफ भेजा गया था, वो देवघर के देवीपुर थाना इलाके के एक फार्म हाउस में छिपा बलदेव कुमार उर्फ चिंटू इस्तेमाल कर रहा था। चिंटू नालंदा जिले के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र का मुरारा गांव का रहने वाला है। 5 मई की सुबह चिंटू के मोबाइल पर पीडीएफ आया। इसके बाद उसने लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल के वाईफाई और प्रिंटर का इस्तेमाल कर क्वेश्चन पेपर और आंसर्स की प्रिंट निकाली। फिर उन छात्रों को अलग अलग ग्रुप में बैठाकर सवाल जवाब रटवाए गए जो पहले से ही वहां मौजूद थे। ईओयू ने चिंटू से कड़ी पूछताछ की। इसी पूछताछ में पहली बार उस नाम का खुलासा हुआ जिसने बाद में पूरे देश को चौंका दिया। वो नाम था संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लूटन मुखिया। चिंटू ने बताया कि वो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड था।
जांच में यह भी सामने आया कि लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल के करीब 2 किलोमीटर पहले एक ड्रॉप पॉइंट बनाया गया था। वहां से सेटिंग वाले छात्रों को हॉस्टल तक लाने और वापस छोड़ने के लिए टैक्सी हायर की गई थी। वो टैक्सी मुकेश कुमार चला रहा था, जो चिंटू के इलाके का ही रहने वाला था। ईओयू ने उसे भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा देवघर से राजीव कुमार उर्फ कारू पंकु कुमार को परमजीत सिंह को पकड़ा गया। ये लोग फेक नाम और एड्रेस पर सिम कार्ड, मोबाइल फोन और रुकने की जगह उपलब्ध कराते थे ताकि रैकेट बिना पकड़े चलता जा सके। जांच यही नहीं रुकी। लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में जो जले हुए क्वेश्चन पेपर के टुकड़े मिले थे, उनमें सीरियल कोड भी मौजूद थे। ईओयू ने वो सीरियल कोड एनटीए को भेजा। जब सीरियल कोड का मिलान हुआ तो पता चला कि वो क्वेश्चन पेपर झारखंड के हजारीबाग में ओएसएस स्कूल में बने एग्जामिनेशन सेंटर का था। इसके बाद ईओयू की एक टीम हजारीबाग पहुंची। वहां जाकर पता चला कि क्वेश्चन पेपर की पैकिंग के साथ छेड़छाड़ हुई थी। ईओयू ने चेन ऑफ कस्टडी की शुरुआत की। एसबीआई की लोकल ब्रांच और कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट के ऑफिस में जाकर स्टाफ से पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए और इसी दौरान ये भी सामने आया कि क्वेश्चन पेपर की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और हैंडओवर और टेकओवर में एनटीए द्वारा बनाए गए सिक्योरिटी रूल्स का पालन नहीं हुआ था। यहीं से ईओयू को शक हुआ कि लीक बहुत बड़े लेवल पर हुआ है और सिस्टम के अंदर इसके जड़े हैं। इसी दौरान संजीव मुखिया की तलाश तेज हो गई। संजीव मुखिया पहले से ही कई पेपर लीक मामलों में शामिल रह चुका है। 2012 के महादलित विकास एग्जाम और 2023 के बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक में भी उसका नाम सामने आया था। 2024 के बीपीएससी पेपर लीक केस में उसने कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया था, लेकिन नीट यूजी पेपर लीक के बाद उसकी तलाश पूरे देश में शुरू हो गई। वो लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। कई राज्यों में रेड्स हुई। उसके ऊपर 3 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी रखा गया, लेकिन वो हर बार बच निकलता। क्या फिर दोहराया जाने वाला था नीट स्कैम? एजुकेशन सिस्टम पर उठे बड़े सवाल। आखिरकार पूरे 11 महीने बाद 26 अप्रैल 2025 को ईओयू ने उसे पकड़ लिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तब भी वो एक नीट पेपर लीक की तैयारी में लगा हुआ था। उसे बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने पेपर लीक रैकेट में शामिल होने की बात भी स्वीकार की थी। लेकिन इसी बीच इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जब ईओयू लगातार बड़े नामों तक पहुंच रही थी, तब 23 जून 2024 को अचानक केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। उस समय तक ईओयू 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी। उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, डिजिटल एविडेंसेस थे, पूछताछ के बयान थे और कई अहम लीड्स भी थे। सीबीआई ने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में ले लिए, लेकिन उसके बाद जांच की रफ्तार लगभग रुक गई। ईओयू ने 11 महीने की मेहनत के बाद संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया था, लेकिन सीबीआई ने नीट मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे नीट पेपर लीक केस में बेल मिल गई। सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति को ईओयू मास्टरमाइंड बता रही थी, इसके खिलाफ इतने एविडेंसेस थे, उसके खिलाफ चार्जशीट आखिर दाखिल क्यों नहीं हुई? ईओयू की जांच में कई ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि चिंटू के मोबाइल पर 5 मई की सुबह पीडीएफ आखिर भेजा किसने था। दूसरा सवाल ये है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में क्वेश्चन पेपर का बंडल किसने काटा। तीसरा सवाल ये है कि जब संजीव मुखिया फरार था तो उसकी लोकेशन गुजरात में मिली थी, लेकिन वहां क्या कनेक्शन था और क्या उसकी किससे मुलाकात हुई थी। चौथा और सबसे अहम सवाल कि एनटीए ने क्वेश्चन पेपर छापने का कॉन्ट्रैक्ट किस प्रिंटर को दिया था। ईओयू ने यह सवाल एनटीए से पूछा भी था, लेकिन एनटीए ने सीक्रेसी का हवाला देकर जवाब देने से इनकार कर दिया था। अगर उस समय प्रिंटर कंपनी का नाम सामने आ जाता तो शायद पूरा प्रिंटिंग नेटवर्क पकड़ में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया।
यही वजह है कि आज भी कई लोग मानते हैं कि पेपर लीक सिर्फ बाहर बैठे कुछ अपराधियों का काम नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर चल रही इसकी पहुंच बहुत गहरी है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पूरे देश के छात्रों को उम्मीद थी कि शायद अब न्याय मिलेगा। स्टूडेंट यूनियन और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से 26 पिटीशंस दाखिल किए गए। मांग की गई कि नीट यूजी एग्जाम को कैंसिल किया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। उस समय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। EOU ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया और साफ कहा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन 2 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि कुछ सेंटर्स ही प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्हीं सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा होगी। साथ ही एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए केंद्र सरकार को कमेटी बनाने का आदेश दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्य एक्सपर्ट कमेटी बनाई, लेकिन इस फैसले के बाद भी सवाल खत्म नहीं हुआ। सीनियर एडवोकेट AP सिंह का कहना है कि EOU सही दिशा में जांच कर रही थी, अगर उसे रोका नहीं जाता तो पूरा रैकेट सामने आ सकता था। उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने केस को CBI को देकर पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। अगर 2024 में हुई गड़बड़ी की जांच सही तरीके से होती, अगर NTA पूरी जानकारी देता, अगर CBI तेजी से चार्जशीट दाखिल करती, तो शायद 2026 में फिर से पेपर लीक नहीं होता। आज हालात ये है कि लाखों मेहनती और ईमानदार छात्रों का भरोसा टूट चुका है। बच्चे सालों तक पढ़ाई करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी कोचिंग में लगा देता है, लेकिन आखिर में कुछ लोग पैसे और सेटिंग के दाम पर पूरा सिस्टम खरीद लेते हैं। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि जिन संस्थानों पर छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही संस्थान अब सवालों के घेरे में है। NTA की चुप्पी, CBI की धीमी जांच और सिस्टम की ढिलाई ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब सवाल सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है, सवाल देश के एजुकेशन सिस्टम पर भरोसे का है। सवाल उन लाखों छात्रों के सपनों का है जो दिन रात मेहनत करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल आखिर कब तक ऐसे माफिया बच्चों के भविष्य से खेलते रहेंगे और सिस्टम सिर्फ देखता ही रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी और आपके इस पर क्या कुछ विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल TV बिहार के साथ।